जय हिंद आप सभी को। आज बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना 21 देखेंगे। ठीक है, 21 प्रैक्टिस सेट नंबर देखने वाले हैं। इसका जो टेस्ट हुआ था 27/7/2024 को टेस्ट हुआ था। इसी का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? 21 है। जो सर करवा रहे हैं ना, ज्ञान बिंदु जो सर हैं, रोशन सर करवा रहे हैं क्लास में, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? 21 है। और इसके पहले जो है ना सारा प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो जब सभी लोग अंत समय में सभी लोग रिवीजन कर लीजिए। सर के द्वारा जो है ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें डाला गया इस प्रैक्टिस सेट में। तो अच्छे से सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा अंत समय में। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। देखिए टेस्ट नंबर कितना है? तो 21 है। आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास को जो है ना पहले हर ग्रुप में पहले शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है ना क्लास को आपके लिए करवाया जाता है कि आप लोग को ना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो। मेरा उद्देश्य क्या होता है कि मतलब आपको क्लास में आधा पौन घंटा क्लास में जो है ना आपको 100 क्वेश्चन आपको जो मतलब जो भी जीके जीएस का रहता है आपको सारा क्वेश्चन आपको याद करवा दें। मेरा उद्देश्य यही रहता है ना कि हमको उद्देश्य ये रहता है ना कि हम 20 मिनट अपना ख़त्म कर लें क्लास, क्योंकि हर क्वेश्चन को जो है ना हम 1 से 2-3 बार रिपीट करते हैं। तो आप लोग क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। और इसका मैथ रीजनिंग का हम आंसर टिक कर देंगे। आप लोग जो है ना मैथ रीजनिंग बना लीजिएगा। बाकी इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। एक टेस्ट ग्रुप होगा, एक स्टडी मतलब पीडीएफ ग्रुप होगा। राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से जो पीडीएफ ग्रुप वही है। उस पर लिंक पे क्लिक करके जो भी ग्रुप है ना सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है। तो सभी लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या है? तो पहला ही क्वेश्चन जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 21 का जो है पहला क्वेश्चन क्या है? तो मैथ का ही क्वेश्चन है। तो 21 का जो सही उत्तर क्या होगा? तो 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष जो है ना कहाँ है? बताइए। कह रहा है कि प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष जो है ना कौन सा है? बताइए कहाँ है? तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? तहसीला है। क्या है? तहसीला। तो भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय तहसीला वर्तमान जो है ना पाकिस्तान में है, और जहाँ जीवक, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे व्यक्ति शिक्षा प्राप्त किए थे। ठीक है, तो प्राचीनतम जो है ना विश्वविद्यालय के अवशेष जो है तहसीला में स्थित है। चलिए क्वेश्चन आइए 3 पे कह रहा है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाया था? बताइए। जो औरंगजेब था वो किस सिख गुरु का हत्या करवाया था? बताइए क्या होगा? तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। गुरु तेग बहादुर का हत्या करवाया था, याद रखिएगा। तो औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर का हत्या 1675 में मृत्युदंड दिया था। और 9वें गुरु की हत्या जो है ना का कारण औरंगजेब के विद्रोही पुत्र राजकुमार अकबर को समर्थन करना पड़ा था। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा ना कि गुरु नानक बोलेगा तो सिख धर्म के संस्थापक थे। कौन थे? गुरु नानक तो क्या थे? सिख धर्म के संस्थापक थे। और गुरु अर्जुन देव जो है ना, गुरु अर्जुन देव की मृत्यु जहांगीर द्वारा 1606 में किया गया था। गुरु अर्जुन देव का बात करेगा कि इसका हत्या किसने किया था, इनका हत्या तो जहांगीर किया था, 1606 में किया था। और 5वें गुरु की हत्या कारण जो है ना जहांगीर कोई 5वें गुरु अर्जुन देव कैमे थे? गुरु थे, 5वें गुरु थे। इनको जो हत्या कारण क्या किया? जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद करना पड़ा था। ठीक है, और सिखों के अंतिम गुरु एवं 10वें गुरु बोलेगा तो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाया था? गुरु तेग बहादुर का हत्या करवाया था, याद रखिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन आइए 4 पे कह रहा है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। बताइए किससे है? हड़प्पा सभ्यता जो है संबंधित है किससे है? किस युग से? बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। कांस्य युग से है। क्या से किससे है? तो कांस्य युग से है। चलिए क्वेश्चन रहिए 5 पे कह रहा है कि 1789 क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? बताइए। कह रहा है 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। संवैधानिक राजतंत्र। क्या है? संवैधानिक राजतंत्र, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन रहिए 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? बताइए। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा ना कि कांग्रेस के हरिपुरा जो है ना गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फरवरी 1938 में की गई थी। यह जो था ना कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। कौन था? कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था, याद रखिएगा। और वहीं पर बात करेगा कि दूसरी बार जो है ना सुभाष चंद्र बोस ने दूसरी बार 1939 में जो है त्रिपुरी मध्य प्रदेश के कांग्रेस अधिवेशन में जो है ना गांधी जी के विरोध में के बाद में भी अध्यक्षता पद के लिए चुने लिए गए थे, लेकिन जिन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया। और पराजय के बाद गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी सीतारामैया को का जो है ना हार मेरी हार है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन रहिए 3-7 पे कह रहा है गांधी जी के सर्वोदय से क्या तात्पर्य? बताइए। गांधी जी के सर्वोदय से जो है ना क्या तात्पर्य? बताइए। गांधी जी के सर्वोदय से क्या तात्पर्य है? तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन है। क्या है? नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन है। चलिए क्वेश्चन रही 8 पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? बताइए।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। तो जयप्रकाश नारायण का था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन बनाइए 9 पे। कह रहा है त्रिपिटक। कह रहा है कि त्रिपिटक जो है ना धार्मिक ग्रंथ है किसका, बताइए। त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है किसका है, बताइए। 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों का है। किसका है? तो बौद्धों का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था, बताइए। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त, याद रखिएगा। तो गुप्त युग का प्रवर्तक कौन थे? श्रीगुप्त थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसलेशन दिया हुआ है, इंग्लिश का क्वेश्चन है। ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंसेस इनटू हिंदी। यहाँ पे जो इंग्लिश में दिया हुआ है इसको हिंदी में ट्रांसलेशन बनाना है। कह रहा ही गॉट हिज हाउस बिल्ट, बताइए। ही गॉट हिज हाउस बिल्ट क्या होगा, बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उसने अपना घर बनवाया। क्या होगा? उसने अपना घर बनवाया। इसका सही जो है ट्रांसलेशन बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भगवान महावीर। कह रहा है भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था, बताइए। भगवान महावीर का जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। तो भगवान महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई और जन्म बोलेगा तो कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। अब महावीर जो थे ना वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था, बताइए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बोल रहा जनसंख्या घनत्व कितना था, क्या होगा। 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 14 पे। आइए कह रहे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो मैथ का क्वेश्चन है। देखिए मैथ का जो 14 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। आगे क्वेश्चन आई 15 पे। करा स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण कौन कौन करता है, बताइए। स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण करता है कौन। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौद्रिक अधिकारी अर्थात केंद्रीय बैंक करता है। तो स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण मौद्रिक अधिकारी अर्थात केंद्रीय बैंक करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था, बताइए। भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है पहली बार किसने किया था। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने किया था। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था? 1868 में किया था। कब किया था? 1868 में किया था, 1868 में। और याद रखिएगा कि प्रथम वैज्ञानिक आकलन बोलेगा तो BK राव ने किया था। और याद रखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय का गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। और CSO का स्थापना बोले 1951 में केंद्रीय सचिवालय में की गई थी, ठीक है। केंद्रीय सचिवालय में की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है कि ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है, बताइए। ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है। 17 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूलन परिणामों को वित्त दिया जाना। कह रहा है कि ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है। तो बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परिणामों को वित्त दिया जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनेकार्थी शब्द वृत्त के सही विकल्प का चयन कीजिए। अनेकार्थी शब्द वृत्त के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो 18 का बीक होगा, बचाल होगा। क्या होगा? बचाल। तो याद रखिए ना, मुख का अर्थ जो है ना, मुख का अर्थ क्या होता है, गूंगा होता है। मुख का अर्थ क्या होता है, तो गूंगा होता है, ठीक है। मुख का बोलेगा तो गूंगा होता है और चुप का बोलेगा तो विवश होता है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे मुख का अर्थ बोलेगा तो मुख का अर्थ जो है ना, यहाँ पे क्या अनेकार्थी बोला है ना, अनेकार्थी शब्द वृत्त का सही विकल्प चुनिए। तो क्या होगा? बचाल होगा, ठीक है, बचाल होगा। अतः विकल्प क्या है, बी सही है, याद रखिएगा। तो अनेकार्थी जो है ना वृत्त का, अनेकार्थी शब्द वृत्त के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अनेकार्थी मतलब बचाल होगा। क्या होगा? बचाल। चलिए आगे का ये क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। कह रहा है ग्राम पंचायत। कह रहा है ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और उसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसे है, बताइए। ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और उसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसे है। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुखिया को है। किसको है? मुखिया को है। तो ग्राम कचहरी की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है। कौन करता है? सरपंच करता है, ठीक है। याद रखिएगा ना, ग्राम कचहरी की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच करता है। और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और उसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसको करता है? तो मुखिया को। यहाँ पे अध्यक्षता बोल रहा है तो मुखिया करता है। कौन करता है? मुखिया करता है, ठीक है। और ग्राम सभा के किसी सदस्यों की त्यागपत्र की स्वीकृति त्यागपत्र के 7वें दिन होता है। क्या होता है? 7वें दिन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ डे, मतलब विश्व जो है ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस बोल रहा है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, बताइए।
तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल को जो है ना विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ना WHO का स्थापना कब हुआ था? WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई। इसलिए क्या मनाते हैं? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और 8 मई को क्या मनाते हैं? 8 मई को जो है ना विश्व प्रवासी 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं। और 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं। और 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाते हैं। ठीक है। और 20 जून को क्या मनाते हैं? 20 जून को जो है ना क्या मनाते हैं? 20 जून को तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन 21 पे करा रेशम मार्ग करा है ना कि रेशम, यहाँ पे रेशम होगा। ठीक है, यहाँ पे म कर लीजिए, यहाँ पे होगा रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? बताइए, रेशम मार्ग जो होता है ना कहाँ से आरंभ होता है? तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन से होता है। कहाँ से होता है? चीन से। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का दिया हुआ, द ऑफर इज गुड टू, क्या भराएगा? द ऑफर इज गुड टू, तो 22 का उत्तर क्या होगा? बताइए, द ऑफर इज गुड टू क्या होगा? तो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। क्या होगा? एक्सेप्ट होगा। तो गुड का प्रयोग होने से वाक्य का अर्थ सकारात्मक बन जा गया, इसलिए सकारात्मक शब्द जो है ना एक्सेप्ट का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन आइए 23 पे। चलिए क्वेश्चन आइए 23 पे कह रहा है कि 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? बताइए, मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेंदुआ और चीता के लिए। किसके लिए? तेंदुआ और चीता के लिए है। नेक्स्ट देखिए मैथ का क्वेश्चन 24 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आगे देखिए कह रहा है एक शब्द दिया गया है जिसका 4 विकल्प है, इनमें से केवल एक विकल्प सही है, तो सही संधि विच्छेद क्या करें? बताइए, निराशा क्या होगा? निराशा बताइए, निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, निह जोर आशा। क्या है? निराशा। निह जोर आशा क्या है? तो निराशा का सही संधि विच्छेद होगा। चलिए क्वेश्चन है 26 पे कह रहा ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुआ था? बताइए, ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना हुआ था। तो ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना कब हुआ था? 1936 में हुआ था। और ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था? 1957 में किया गया था। कब किया गया? 1957 में जो है ना ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। और प्रसार भारती का स्थापना कब हुआ था? 1997 में हुआ था। कब हुआ था? प्रसार भारती का स्थापना 1997 ईस्वी में हुआ था। याद रखिए, प्रसार भारती का। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो है ना प्रधानमंत्री होता है। और एनडीसी की स्थापना जो है ना राष्ट्रीय विकास परिषद जो है एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को हुआ था। और नीति आयोग अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, आपको पता ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे करा है, देखिए ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस फ्रॉम निगेटिव टू अफर्मेटिव। करेक्ट, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस फ्रॉम निगेटिव टू अफर्मेटिव। दिया हुआ ही लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड। बताइए, ही लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड क्या होगा? तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ही ट्राइड एवरी प्लान। क्या है? ही ट्राइड एवरी प्लान। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे करा स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु? बताइए, स्टेनलेस स्टील जो है किसकी एक मिश्र धातु है? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा का है, क्रोमियम का है और निकेल का है। तो करा स्टेनलेस स्टील किसकी में एक मिश्र धातु है? तो लोहा, क्रोमियम, निकेल का है। किसका है? लोहा, क्रोमियम, निकेल का है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का मैथ का क्वेश्चन है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? बताइए, चक्रवात जो है ना निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, निम्न दाब। क्या है? निम्न दाब के कारण आता है। क्या होता है? निम्न दाब के कारण आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कटक में है। कहाँ है? तो कटक में है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कटक में स्थित है। अब भारत जो है ना चावल जो है ना चावल भारत का मुख्य फसल है। क्या अगर पूछेगा कि भारत की मुख्य फसल क्या है? तो चावल है। और चीन के बाद जो है ना भारत दूसरा स्थान पे चावल उत्पादन करता है। पहला स्थान पे चीन है, दूसरा स्थान पे भारत है। और याद रखिएगा कि भारत में चावल का प्रथम प्रमाण बोलेगा कोल्डिवा से प्राप्त हुआ था। और कोल्डिवा जो है ना उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी क्षेत्र है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है कि वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? बताइए, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी, ऑक्सीजन के अणुओं का संयोजन से। क्या? ऑक्सीजन के अणुओं से संयोजन से। तो कह रहा है कि वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? तो ऑक्सीजन अणुओं का संयोजन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? बताइए, लक्षद्वीप के लोग जो है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा बोलते हैं? 34 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण मलयालम। क्या है? स्वर्ण मलयालम बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है कि देखिए ये भी देखिए यहाँ पे कह रहा है कि
ये ना, ये भी एक तरह मैथ का क्वेश्चन है, प्रायिकता दिया हुआ है, तो आप लोग जो है इनको बना लीजिएगा। बाकी हम इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे, आप लोगों को नहीं बनेगा पीडीएफ से देख लीजिएगा, वहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो 35 का जो सही उत्तर होगा, 35 का राइट आंसर क्या होगा, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है सुनामी का मुख्य कारण क्या है, बताइए। सुनामी का जो मुख्य कारण है ना वो क्या है, तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री सतह पर भूकंप के। क्या है, समुद्री सतह पर भूकंप है। क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, बताइए। बिहार में जो है ना प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है हमनटोटा बंदरगाह जो है ना किस देश में स्थित है, बताइए। हमनटोटा बंदरगाह जो है किस देश में स्थित है, तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका में स्थित है। कहाँ है, श्रीलंका में। तो हमनटोटा बंदरगाह जो है ना कहाँ स्थित है, श्रीलंका में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है, बताइए। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है किस गैस से होता है, 39 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है कि हीराकुंड नदी परियोजना जो है किस नदी पर है, बताइए। हीराकुंड नदी परियोजना जो है किस नदी पर है, तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी पे। कहाँ पे है, महानदी पे है। तो हीराकुंड जो है नदी परियोजना महानदी पे स्थित है, और हीराकुंड नदी परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। और याद रखिएगा दामोदर घाटी परियोजना की बात करें, दामोदर नदी पे झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। और फरक्का परियोजना बोलेगा गंगा नदी और भागीरथी नदी पे स्थित है। फरक्का बोलेगा तो गंगा नदी और भागीरथी नदी पे स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे कर रहा है चूज द सिनोनिम्स ऑफ द, यहाँ क्या कर रहा है, इमिरेस, क्या इमिरेस फ्रॉम द गिवन चॉइस, क्या होगा। 41 का सही उत्तर क्या होगा, मतलब इमिरेस मतलब क्या होता है, डुबाना होता है। सिनोनिम्स पूछा है ना, तो क्या होगा यहाँ पे, सम्ब्रेज होगा। क्या होगा, सम्ब्रेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है लोकतंत्र का सबसे उन्मादी परिणाम है, बताइए। लोकतंत्र का सबसे उन्मादी परिणाम क्या है, बताइए। लोकतंत्र का सबसे उन्मादी परिणाम क्या है, तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नागरिकों के प्रति जवाबदेही। क्या है, नागरिकों के प्रति जवाबदेही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है कि मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, बताइए। मत देने का अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 326 है। क्या अनुच्छेद 326 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है निम्नलिखित वर्ग में से एक शब्द बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध या अशुद्धि बर्तनी को चिन्हित कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित वर्ग में से एक शब्द बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध मतलब अशुद्ध बर्तनी को चिन्हित कीजिए। तो 44 का उत्तर क्या होगा, 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिज्ञा है। क्या है, प्रतिज्ञा है, ठीक है। प्रतिज्ञा क्या है, अशुद्ध शब्द है, लेकिन बाकी क्या है, शुद्ध होगी। प्रतिज्ञा क्या होगा, ऐसे होगा, क्या, प्रतिज्ञा, ठीक है। प्रतिज्ञा क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ती ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए क्या है, गलत है। बाकी व्यय, उत्थान और प्रश्न क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है कि डाक संशोधन विधेयक को पॉकेट बीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने शामिल किया गया, तो बताइए। कह रहा है कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने शामिल किया था, तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। कौन किया था, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, बताइए। किस वाक्य में जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी होगा। हम किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या है, हम किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 जो है ना किन किन राज्यों को शामिल किया गया, बताइए। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में जो है किन किन राज्यों को शामिल किया गया है, तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय और मिजोरम है। क्या है, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को शामिल किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है, बताइए। क्या आवश्यक नहीं है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, अनपढ़ भी चलेगा, ठीक है, लेकिन 35 वर्ष आयु हो चाहिए, और संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो बिल्कुल चाहिए, और देश का नागरिक हो, तीनों क्या चाहिए, मतलब ये राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता चाहिए, लेकिन पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, अनपढ़ भी चलेगा। यही तो भारत का अथी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे देखिए, ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो 49 का जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, बताइए। भारत के राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को जो है पद की शपथ कौन दिलाता है, तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा ना कि अनुच्छेद 60 के अधीन मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, और राष्ट्रपति त्यागपत्र देना रहेगा तो उपराष्ट्रपति को देंगे। और याद रखिए राष्ट्रपति संविधान के प्रतिच्छन और संरक्षण का शपथ लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु
त्यागपत्र अथवा हटाए जाने पद में हुई को भरने की समय सीमा क्या है बताइए। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने पद में हुई को मतलब कुछ भी हुआ तो भरने की समय सीमा क्या होनी चाहिए बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 6 माह। क्या होगा, 6 माह। तो राष्ट्रपति पद पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में जो है ना 6 माह तक जो है ना रह सकते हैं। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति होते हैं तो उस पर जो है ना समय राष्ट्रपति की सभी सुविधा प्रदान की जाती है। जब उपराष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो राज्यसभा का उपसभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। और इस क्वेश्चन में नेक्स्ट पे है ये 52 पे, कह रहा है आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है बताइए। आकस्मिक निधि को जो है राष्ट्र व्यय कैसे कर सकता है, तो क्या होगा। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है 52 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो, संसदीय स्वीकृति के पूर्व। क्या है, संसदीय स्वीकृति के पूर्व होगा। तो कह रहा है कि आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है, तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व कर सकता है। चलिए क्वेश्चन 53 पे कह रहा है कि दे टाउट मी हिंदी बताइए क्या होगा। तो 53 का आंसर क्या होगा, 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आई वाज टाउट हिंदी। क्या है, आई वाज टाउट हिंदी। ठीक है। यहाँ पे क्या पैसिव वॉइस का इस प्रकार प्रयोग और पैसिव वॉइस का प्रयोग होगा ना, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस प्रयोग करना था, आई वाज टाउट हिंदी। चलिए क्वेश्चन आइए देखिए, रीजनिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 54 का राइट आंसर क्या होगा, 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए बताइए। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, काक होगा। क्या होगा, काक होगा। चलिए क्वेश्चन 56 पे देखिए, रीजनिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। 56 का राइट आंसर क्या होगा, 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे क्वेश्चन 57 पे कह रहा है समीकरण जो है ना, समीकरण v माइनस यू बराबर ए टी क्या जानकारी देता है बताइए। समीकरण जो है v माइनस यू बराबर ए टी क्या जानकारी देता है। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, वेग समय का एक फंक्शन है। क्या है, वेग समय का एक फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 पे कह रहा है प्रकाश विद्युत जो है ना फोटो ट्रॉपिक संग बदलता है बताइए। क्या, किसमें बदलता है। कह रहा है प्रकाश विद्युत जो है ना संग बदलता है किसमें। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। क्या है, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो प्रकाश विद्युत बदलता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 59 पे कह रहा है कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होता है। कह रहा है कि कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होता है। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। तो कह रहा है कांच के फ्लास्क से भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होगा। तो फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे क्वेश्चन 60 पे कह रहा है उपसर्ग जो है ना रहित शब्द कौन सा है बताइए। उपसर्ग जो है रहित शब्द कौन सा है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा बताइए। 60 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सुखी है। क्या है, सुखी है। चलिए क्वेश्चन आइए 61 पे कह रहा है एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों का एक समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा बताइए। कह रहा एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों का समान गतिज ऊर्जा है। कह रहा एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों का समान गतिज ऊर्जा है, तो किसका संवेग ज़्यादा होगा। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रेल इंजन का। क्या है, रेल इंजन का है। तो ये जो है ना ये याद रखिएगा कि एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों का समान गतिज ऊर्जा है, तो कार संवेग से क्या होगा, ज़्यादा होगा। कार संवेग से ज़्यादा होगा। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को इस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर क्या होता है, वेग गुना द्रव्यमान होता है। संवेग क्या है, एक सदिश राशि है। और संवेग का ऐसा मात्रा क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन रहिए 62 पे कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या है बताइए। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या है, तो वेबर है। क्या है, वेबर है। क्या है, वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या है, तो वेबर होता है। आवेग का ऐसा मात्रा बोलेगा तो न्यूटन सेकेंड होता है। और ज्योति फ्लक्स का बोलेगा तो ल्यूमेन होता है। और प्रदीप्ति घनत्व का बोलेगा तो ऐसा मात्रा क्या होता है, तो लब्स होता है। क्या होता है, लब्स होता है। तरंगदैर्घ्य का बोलेगा तो एंगस्ट्रम होता है। क्या, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम होता है। चलिए क्वेश्चन 63 पे कह रहा है चूज द एंटोनिम्स ऑफ द अट्रैक्ट फ्रॉम द गिवन चॉइस बताइए क्या होगा। कह रहा है चूज द एंटोनिम्स ऑफ अट्रैक्ट फ्रॉम द गिवन चॉइस। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा। मतलब अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना होता है, एंटोनिम्स पूछाना। डिस्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, प्रतिकर्षित करना। चलिए क्वेश्चन रहिए 64 पे कह रहा है कि लेंस की शक्ति, कह रहा है कि लेंस की शक्ति को किस में मापा जाता है बताइए। लेंस की शक्ति जो है ना किस में मापते हैं, लेंस की शक्ति को किस में मापते हैं, तो क्या होगा। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर में मापते हैं। किस में मापते हैं, डायोप्टर में मापते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि थर्मोस्टेट क्या होता है बताइए। थर्मोस्टेट क्या होता है बताइए, क्या होगा। थर्मोस्टेट क्या होता है, तो ये होता है ना किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण होता है। तो किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण क्या कहते हैं, थर्मोस्टेट कहते हैं। तो 65 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन 66 पे कह रहा है कि नाभिक की खोज किसने किया बताइए।
नाभिक का जो खोज है वो किसने किया, तो नाभिक का जो खोज ने किसने किया, रदरफोर्ड किया। कौन किया, रदरफोर्ड किया, याद रखिएगा, ठीक है। तो नाभिक का खोज किसने किया, रदरफोर्ड किया। और प्रोटॉन का खोज बोलेगा किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन किया। कौन किया, प्रोटॉन का खोज बोलेगा तो गोल्डस्टीन किया। कौन किया, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का बोलेगा तो प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन किया, ठीक है। और न्यूट्रॉन का बोलेगा जेम्स चैडविक किया, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। फोटोन का बोलेगा तो आइंस्टीन किया था। कौन किया था, फोटोन का आइंस्टीन किया था, फोटोन का, ठीक है। फोटोन का खोज किसने किया, आइंस्टीन किया। परमाणु का खोज किसने किया, जॉन डाल्टन किया। कौन किया, जॉन डाल्टन। चलिए क्वेश्चन है 67 पे कह रहा है कि पार्सेक किसकी इकाई है, बताइए। पार्सेक जो है किसकी इकाई है, तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, खगोलीय दूरी का है। किसका, खगोलीय दूरी का है। नेक्स्ट कह रहा है कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, बताइए। ट्यूबलाइट में जो होता है ना, कौन सी गैस भरी जाती है, तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, ऑप्शन नंबर डी, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस भरी जाती है। तो ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस भरी जाती है। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैथ का है, तो 69 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन 70 का रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सर्वोच्च है, बताइए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो 70 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या है, तो संसद है। क्या है, संसद है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान, यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे जो इसका सॉरी यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ना, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है यहाँ पे ना, क्योंकि हमारा संविधान सर्वोच्च होता है ना। देखिए कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च होता है, तो क्या होगा, संविधान होता है। क्या होता है, संविधान। इसका राइट आंसर होगा, इसका सुधार लीजिए, बी होगा, ठीक है ना। तो याद देखिए कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सर्वोच्च होता है, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या होता है, संविधान होता है। क्या होता है, संविधान होता है। अब भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर जो है ना भारत का उच्चतम न्यायालय है, और उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है, पता ही आपको है। और याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन अधिकारिता शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। और याद रखिए ना उच्चतम न्यायालय का जो है ना गठन बोलेगा तो अनुच्छेद 124 में है उच्चतम न्यायालय का। और उच्चतम न्यायालय के में एक मुख्य न्यायाधीश का बोलेगा तो तथा अन्य 30 न्यायाधीश होते हैं। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सर्वोच्च होता है, हमारा संविधान सर्वोपरि होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा संविधान क्या है, तो सर्वोच्च है। आगे देखिए क्वेश्चन 71 का रहा है कि डैश यू लर्न एनीथिंग, बताइए क्या होगा, यू डैश यू लर्न एनीथिंग, तो क्या होगा, डिडंट, क्या होगा, डिड नॉट। यहाँ पे क्या होता है, डिडंट नोट छुपा हुआ, इसको पढ़ते हैं डिडंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो डिड नॉट यू लर्निंग एनीथिंग, क्या है, डिड नॉट यू लर्न एनीथिंग होगा, ठीक है, इसको डिडंट पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन रही 72 पे कह रहा है कि प्रहार एक क्या है, बताइए। प्रहार एक क्या है, तो प्रहार एक जो है ना क्या है, तो एक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। क्या है, तो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का नाम क्या है, तो प्रहार है। प्रहार एक क्या है, तो सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। चलिए क्वेश्चन 73 पे कह रहा है कि हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था, बताइए। हाइड्रोजन बम जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो 73 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है, बताइए। प्रकाश का जो रंग होता है किससे संबंधित होता है, बताइए। तो 74 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, तरंगदैर्घ्य से। क्या है, तरंगदैर्घ्य से। तो प्रकाश का रंग जो होता है किससे संबंधित होता है, तरंगदैर्घ्य से होता है। चलिए क्वेश्चन रही 75 पे कह रहा है बिजली के एक चमक के बाद ध्वनि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बताइए। बिजली की एक चमक के बाद ध्वनि को क्या कहते हैं, तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, गड़गड़ाहट कहते हैं। क्या कहते हैं, गड़गड़ाहट कहते हैं। क्या कहते हैं, गड़गड़ाहट, ठीक है, गड़गड़ाहट कहते हैं। तो याद रखिएगा ना कि प्रकाश की चमक के बाद ध्वनि गड़गड़ाहट के कारण है। अगर प्रकाश गड़गड़ाहट से पहले देखी जाती है, क्योंकि प्रकाश ध्वनि की तुलना में क्या होता है, बहुत तेज यात्रा करता है। चलिए क्वेश्चन 76 पे देखिए, 76 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। 76 का राइट आंसर क्या होगा, 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 32% होगा। आगे देखिए कह रहा है आइडम दिया हुआ है, द होल 9 ईयर्स मीन्स क्या होगा, द होल 9 ईयर्स मीन्स क्या होगा, तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, द इंट्रेटी ऑफ समथिंग, द इंट्रेटी ऑफ समथिंग होगा, ठीक है। 77 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन 78 पे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है, बताइए किसमें विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन सा है, तो 78 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, पाँचवा है। क्या है, पाँचवा है। तो पाँचवा शब्द क्या है, क्रमवाचक विशेषण है, यह निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाइए 79 पे। चलिए क्वेश्चन 79 पे कह रहा है NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुण जो है ना धर्म के परिवर्तित होने की आशा करेंगे, बताइए। कह रहा है NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुण धर्म के परिवर्तित ना होने की आशा करेंगे। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तनांक। क्या होगा, अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि NaCl के घोल में लवण का सांद्रता बढ़ाने परिवर्तनांक जो है ना, अपवर्तनांक गुण धर्म के परिवर्तन ना होने की आशा करेंगे। और NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने में pH मान
पीएच मान क्या होता है, बढ़ जाएगा, ठीक है। और ताप बढ़ने पे समानता जो है ना अपवर्तनांक क्या होता है, घटता है। और लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है। चलिए क्वेश्चन 80 पे कह रहा है हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। देखिए हिंदी का स्वर्ण युग जो है किस काल को कहा जाता है। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, भक्ति काल को। क्या किसको कहते हैं, भक्ति काल को, ठीक है। तो जॉर्ज क्रिश्चियन ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से अभिव्यक्त किया था। किसको किया था, अभिव्यक्त किया था। तो कह रहा है हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं, तो भक्ति काल को। किसको कहेंगे, भक्ति काल को कहेंगे। तो क्वेश्चन 81 पे कह रहा है कि प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। बताइए क्या होते हैं, कौन सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टीय जो सेल होते हैं कौन सा सेल होते हैं। 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सौर सेल होते हैं। क्या होते हैं, सौर सेल होते हैं। चलिए क्वेश्चन 82 पे कह रहा है यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है। बताइए कह रहा है यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन का जरूरत है। किसका, तो न्यूट्रॉन का जरूरत होता है। चलिए क्वेश्चन 83 पे कह रहा है कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है। बताइए क्या होगा। 83 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय बल है। क्या है, नाभिकीय बल है। चलिए क्वेश्चन 84 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में जो है ना मूल तत्व कौन सा है। बताइए निम्नलिखित में से मूल तत्व कौन सा है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या है, हीरा है। क्या है, हीरा है। तो मूल तत्व क्या है, तो हीरा है। हीरा एक क्या होता है, पारदर्शी रत्न होता है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। और हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु में जो है ना 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ जो है ना सहसंयोजी बंध जुड़ा रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 85 पे कह रहा है कि जब इन लवणों को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं। जिसका कारण क्या है, बताइए। कह रहा है कि जब इन लवणों में जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, CO2 गैस है। क्या है, CO2 गैस है। तो याद रखिएगा कि जब इन लवणों में को जल में डाले जाते हैं, डाले जाने के बाद बुलबुले निकलने का कारण क्या है, तो CO2 है। क्या है, CO2 होता है। लेकिन क्वेश्चन 86 पे कह रहा है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। बताइए कह रहा है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब जो है मूल रासायनिक माना जाता है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, H2SO4। क्या है, H2SO4, ठीक है। तो रासायनिक उद्योग में H2SO4 को जो है ना तेजाब का मूल रासायनिक माना जाता है, ठीक है। कार्बनिक अम्ल का बोलेगा तो सूत्र क्या होता है, H2CO3 होता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बोलेगा तो HNO3 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बोलेगा तो HCl होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का बोलेगा तो H2SO4 होता है। और फॉस्फोरिक अम्ल का बोलेगा H3PO4 होता है। चलिए क्वेश्चन 87 पे कह रहा है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा, बताइए। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। 87 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एसिटेबुलेरिया है। क्या, एसिटेबुलेरिया है। चलिए क्वेश्चन 88 पे कह रहा है कि सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। बताइए सेलुलोज भित्ति जो होता है किसके सेलों में पाई जाती है। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पौधे के। क्या है, पौधे के। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 पे कह रहा है कि डैश योर सिस्टर लिविंग इन पेरिस फॉर ए वाइल। कह रहा है कि डैश योर सिस्टर लिविंग इन पेरिस फॉर ए वाइल। बताइए क्या होगा। तो 89 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, वाजंट होगा। क्या होगा, वाज नॉट योर सिस्टर लिविंग इन पेरिस फॉर ए वाइल। वाजंट क्या है, योर सिस्टर लिविंग इन पेरिस फॉर वाइल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 90 पे। चलिए क्वेश्चन 90 कह रहा है कि सेलुलोज में जो है ना सेलुलोज किसका मुख्य घटक है। बताइए सेलुलोज जो है ना किसका मुख्य घटक है। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति का है। किसका है, कोशिका भित्ति का है। नेक्स्ट कह रहा है कि टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया था। बताइए टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। 91 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, विषों का करते हैं। किसका करते हैं, विषों का अध्ययन क्या करता है, टॉक्सोलॉजी कहलाता है। तो टॉक्सोलॉजी जो है ना विषों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। टॉक्सोलॉजी यानी विष विज्ञान में मनुष्य, पशु, पौधे और जो है ना पर्यावरण पर जहरीली चीज़ों को वजह से होने वाली नुकसानों के प्रभाव में अध्ययन करता है। चलिए क्वेश्चन 92 पे कह रहा है कि वुड यू माइंड ओपनिंग द गेट विच वर्ड्स इज ग्राउंड। क्या है हियर। वुड यू माइंड ओपनिंग द गेट विच वर्ड इज ग्राउंड जेरंड हियर। क्या है, जेरंड हियर। क्या होगा, 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ओपनिंग होगा। क्या होगा, ओपनिंग होगा। क्या होगा, ओपनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 93 पे कह रहा है कि बैक्टीरिया की खोज जो है सबसे पहले किसने की थी। बताइए बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया था। तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले एरोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, और जो कि एक डच जीव विज्ञान शास्त्री थे, जीव विज्ञानी थे। वे सूक्ष्म विज्ञान के जनक माने जाते हैं। और सूक्ष्म विज्ञान जो है ना मतलब जीवाणु एक क्या है, जीवाणु क्या है, एक कोशिकीय जीव है। और जीवाणु का अध्ययन बोले बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 94 पे कह रहा है कि मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है। मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है।
तो 94 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डर्मेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। तो डर्मेटोलॉजी में त्वचा विज्ञान चिकित्सा शास्त्र एक शाखा है जो त्वचा, नाखून, वाल और इसके रोगों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, तो डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो मानव त्वचा का अध्ययन करते हैं। तो मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 पे कर रहा है मलेरिया। मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज किसने की? बताइए, मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज किसने किया? तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवरेन। तो कह रहा है कि मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज किसने किया? तो चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवरेन ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पे कह रहा है आरएनए, इसको ना राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, पाया जाता है। किस कहाँ पाया जाता है? आरएनए बोल रहा है कहाँ पाया जाता है? तो 96 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए, आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो आरएनए जो होता है ना, ये कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका द्रव में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव में पाया जाता है। तो आरएनए जो होता है कोशिका द्रव में पाया जाता है। ऐसा कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। और याद रखिएगा राइबोसोम का खोज किसने किया था? राइबोसोम का खोज जो है 1955 में जो है दशक में जॉर्ज पेलोड ने किया था। कब किया था? 1955 में जॉर्ज पेलोड ने किया था। 1955 में जॉर्ज पेलोड ने किया था राइबोसोम का खोज। और राइबोसोम का निर्माण जो है प्रोटीन तथा आरएनए से होता है। और याद रखिए कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर जो है संपूर्ण पदार्थों का कोशिका द्रव कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज केलीकर ने किया था। कौन किया था? कौन किया था? कोलिकर द्वारा पहली बार कीटों के रेखीय मांसपेशियों में देखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव परागम्य तथा मोटी दीवार पाई जाती है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। चलिए क्वेश्चन 97 पे करा कि वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। बताइए कितना होता है? वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 97 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1200 डिग्री सीसी होगा। क्या होगा? 1200 डिग्री क्या होगा? सीसी होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 1200 होता है। कितना? 1200। चलिए क्वेश्चन 98 पे कह रहा है कि डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? बताइए, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लार ग्रंथि है। क्या है? लार ग्रंथि है। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव शरीर में पूंछ मतलब कौन सी संरचना में संलग्न होता है? बताइए, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो 99 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, वृद्धा होगा। क्या होगा? वृद्धा होगा। ठीक है, वृद्धा। तो मानव शरीर में पूंछ वृद्धांत्र संरचना में संलग्न होता है। क्या होता है? वृद्धांत्र में होता है। यहाँ पे वृद्धांत्र होगा। क्या होगा? वृद्धांत्र होगा। ठीक है, देखो उसमें 100 पे करा कि सेब के खाने योग्य भाग कौन सा? बताइए, सेब के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पुष्पासन है। क्या है? पुष्पासन है। तो सेब के खाने योग्य भाग कौन सा? पुष्पासन है। और नाशपाती खाने योग्य भाग क्या है? तो पुष्पासन ही है। और अमरूद टमाटर खाने योग्य बोलेगा तो फल भित्ति बीजांडसन है। ठीक है, और केला खाने योग्य भाग बोलेगा तो मध्य फल भित्ति या तो अंता फल भित्ति बोलेंगे। और लीची के खाने योग्य भाग बोलेगा तो एरिल को कहते हैं। और नारियल के खाने योग्य भाग बोलेगा तो भ्रूणपोष है। ठीक है, भ्रूणपोष है। और गेहूं के खाने योग्य भाग ये बोलेगा तो क्या है? भ्रूणपोष है। क्या है? तो गेहूं के क्या बोलेगा? भ्रूणपोष है। लेकिन सेब खाने योग्य भाग क्या है? तो पुष्पासन है। क्या है? पुष्पासन। तो ये सेट नंबर था 21, सेट नंबर 21 कंप्लीट हो गया है। अगले क्लास में जो है सेट नंबर 22 पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पीछे क्लास सारा रिवीजन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं क्लास जो है ना सेट नंबर 22 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।